तो गाइस पूरे के पूरे 100 इसमें कराऊंगा, तो इसका यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसमें आप कितना सही करेंगे वो स्कोर जरूर बताइएगा। तो 100 के 100 प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं, पूरे के पूरे कोई भी प्रश्न यहाँ पे हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपको पूरा एक प्रैक्टिस सेट वाली फील आए। पूरे फीलिंग के साथ यहाँ पे चलिए शुरू कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपके सिलेबस में हिस्ट्री के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हिस्ट्री में देखिए सबसे पहला बोलता है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है। तो गाइस उपनयन समारोह जो होता है वो क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए होता है बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, इसी को उपनयन समारोह कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपनयन संस्कार कहीं कहीं भी लिख के मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपवेद नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक उपवेद नहीं वो आपको बताना है। धनुर्वेद है या यजुर्वेद है। और यहाँ पे अस्त्रशास्त्र है, तो यहाँ पर देखिए योग वेद इसका आंसर, योग वेद एक इसका उपवेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखें। 3 कहता है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो गाइस देखिए अशोक का एक शिलालेख है जिसको ब्राह्मी लिपि में नहीं लिखा गया है, बाकी सारे के सारे जो शिलालेख हैं उनको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी का एक शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था अशोक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना या फिर संस्थापक कौन थे। तो आज यहाँ पे सबसे आसान सा प्रश्न है कि हरिहर राय यहाँ पे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं कहीं इसको आपको देखने को मिलेगा कि हरिहर और बुक्का दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। तो A+B यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता A और 2 दोनों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5 कहता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे 5 में देखें तो गाइस ये हो जाएगा आपका अकबर, यानी कि अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप सीरियल वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें भी जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से अकबर आता था, तो उसमें बहुत सारा यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। तो 1857 का जो विद्रोह दबाया गया था तो उसमें किसने सहायता नहीं प्रदान करी थी। तो गाइस यहाँ पे देखिए ग्वालियर के सिंधिया इन्होंने सहायता प्रदान करी थी। हैदराबाद के निजाम और भोपाल के सिकंदरी बेगम, इन तीनों लोगों ने यहाँ पर सहायता की थी ब्रिटिश की। लेकिन यहाँ पे अवध की जो बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया था, अवध से क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट किया था। ये इनका नेतृत्व किया गया था इनका अवध के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 7 कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है कि अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 में इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा C, क्योंकि इसी को हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन में बेसिकली क्या क्या गया था कि उसमें कहा गया था कि भारतीय चीज़ों का ही प्रयोग के, भारतीय सामान है, भारतीय कपड़े हैं, खादी के कपड़ों पर खासा जोर दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो 9 कहता है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर में किस ब्रिटिश जज पर बम एवं उसे मारने का प्रयास किया था, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। तो यहाँ पे 9 का जो आप देख सकते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बम फेंका था ब्रिटिश जज पर, जो वहाँ पर वो तो बच गए थे लेकिन उनके बीवी बच्चे मारे गए थे। तो 9 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा B, यानी कि किंग्सफोर्ड इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किंग्सफोर्ड को इन्होंने मारने का प्लान बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। गाइस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का स्थापना कब करी थी। तो सत्याग्रह सभा की जो स्थापना हुई थी ये आपसे पूछा है बेसिकली। तो यहाँ पे 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा C, यानी कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना करी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहते हैं, अब यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रश्न है। तो ज्योग्राफी के 5 प्रश्न आपके इसमें आने हैं। तो पहला कहते हैं कि कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इसमें देखिए एक जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो उसका नाम क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पे किन्नौर। किन्नौर जिला जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से किसे जाना जाता है। तो एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है किसको, वो है मालदीव, द्वीप, और यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को
एमरल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या फिर हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स में एक नहीं है। तो हिमालय या फिर हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट्स हैं उनमें से एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो गाइस अगर यहाँ पर देखें 13 में, 13 कहता है कि यहाँ पर आपका बारासूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारासूर जो है एक पहाड़ी रिजॉर्ट्स नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि सिपकिला दर्रा निम्नलिखित हिमालय की किस घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है। ऑप्शन है नाभा, कुल्लू, चंद्रा, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 14 का, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि सतलज घाटी में स्थित है सिपकिला दर्रा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसका, ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, आप ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल क्या है। तो देखिए ठंडियों में कभी कभी बारिश होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पे उत्पन्न होता है, कहाँ से उसका वर्जिन होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देखिए, इकोनॉमिक्स के प्रश्न 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोगों ने सही से पढ़ी नहीं है इस शुरुआत से। तो इसके प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आप इकोनॉमिक्स करेंगे तो अच्छा खासा लीड कर जाएंगे अपने कंपटीटर से। तो 16 में देखिए क्या कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है जो एमएसपी होता है, वो यहाँ पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखें। 17 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचनाएं हैं, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक पंचायती राज व्यवस्था जो आपको पता है कि इसके बलवंत राय मेहता समिति इससे रिलेटेड करती है, और उसके साथ साथ नागौर में जो राजस्थान जिला है सबसे पहले वहाँ पर इसको लागू किया गया था। तो इसका जो सबसे निम्नतम स्तर है वो है आपका ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जो है सबसे तीसरे नंबर पे आती है, जो इसकी स्तर होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है। तो म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए जो मूलभूत विनियामक प्राधिकार प्राप्त हैं वो किसको हैं। तो 18 में अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहला हो जाएगा, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो आपका सेबी है, सेबी के द्वारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो वाणिज्यिक बैंकों में दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 19 में अगर, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 20 की ओर चलें तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, इस इकाई का क्या नाम है। तो गाइस यहाँ पे 20 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब देखिए संविधान के 5 प्रश्न लेते हैं। तो कहता है कि भारतीय संविधान को कब माना गया है। तो भारतीय संविधान को क्या माना गया है। तो गाइस अगर यहाँ पे 21 का डी देख लेते हैं तो कहता है कि एक विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको माना गया है। तो यहाँ पे जो आपका एक संघीय भी है, भावना में एकात्मक भी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए इसमें अगर ऑप्शन नंबर बी देखें तो बी इसका राइट आंसर, यानी कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में आपको कानून की समझ समानता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो गाइस देखिए 23 में आप देखेंगे कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सभी को पता होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 साल का होता है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 368 का जो संबंध है वो आपको बताना है, ये कहाँ से लिया गया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और उसके साथ साथ इसका संबंध जो है वो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। तो संविधान संशोधन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था। तो एक हिंदू विवाह अधिनियम है वह कब लागू हुआ। तो यहाँ पे देखें
25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। एक यहाँ पे पूछता है शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, तो गाइस शारदा एक्ट रिलेटेड है वो बाल विवाह से है, तो उसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो अगला साइंस के 5 प्रश्न है। 26 कहता है कि आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। तो गाइस जो आपकी आवृत्ति होती है उसको किस में हम मापते हैं, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा हर्ट, यानी कि हर्ज में हम नापते हैं इकाई को, इसकी आवृत्ति की इकाई को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो गाइस जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है, इसमें देखिए आपके चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे देखिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका किग्रा, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है, अपॉन में नहीं होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ कहता है कि 28 में प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो 28 में अगर ध्यान से देखें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 24 ग्राम हो जाएगा, ये इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। तो किसके प्रवाह के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करी जाती है। तो 29 में अगर यहाँ पे देखें तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन की वजह से यहाँ पर पास होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है। तो एंटोमोलॉजी जो होती है उसका संबंध किससे है। तो 30 में अगर यहाँ पे देखें तो आपका कीट यानी कि कीटों का अध्ययन करते हैं हम एंटोमोलॉजी में, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है गाइस, पीटी में आपके 5 प्रश्न किसके आते हैं, मैथ के आने 5 प्रश्न। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। पहली देखिए ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, लेकिन डी यहाँ पर अभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 19 से ये कट जाती है, ठीक है। तो डी हमारी जो संख्या है 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यही अभाज्य नहीं, ये 19 से कट जाएगी यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो देखिए 19 दूना 38 हो जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ पर 5 बचेगा, तो 19 3 57 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 23 का आ जाएगा, तो ये कट जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 देखें तो 32 कहता है आपका कि 2143 को 38 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। तो भाई इससे आसान कुछ है तो क्या कि 2143 दिया हुआ है, उसे बोला कि 38 से आप इसको भाग दे दीजिए। अब इसको सिर्फ भाग ही तो देना है, अगर आप इसको भाग देंगे 32 को तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, अगला कहता है कि निम्नलिखित में से यदि भिन्न 1/2 और 2/3, 5/9, 6/13 और 7/9 को उनके बढ़ते मान के क्रम में लगाया। देखिए पीटी में मैथ आपकी जो बहुत ही आसान सी आएगी, सिर्फ आपको जो है क्या कहते हैं प्रारंभिक लेवल की ही मैथ पूछी जाएगी। 5% में आप जो है आराम से 4 कर सकते हैं, इतनी आसान आएगी आपको। तो इसी तरीके से आएंगे। तो कहता है कि यहाँ पर उसके बढ़ते क्रम में लगाना। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि 1/2 है तो आपको पता है कि 0.5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 2/3 कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सभी के आगे आपको यहाँ पे एक के आगे 2 जीरो लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आराम से देखिए कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये भी आपकी कट जाएगी, यानी कि जो आपका पूरा वैल्यू है वो पॉइंट में जा कर के नहीं डबल डिजिट में आएगी, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी यहाँ पर छोटी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 33 वाला। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चौथी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखें, अगला कहता है बहुत आसान है परसेंटेज का, यदि x का 10% y का 25% है तो x y का अनुपात क्या होगा। तो x का 10% है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं x का 10%। अब यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या करेंगे y का 25%, तो 25/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे x/y हो जाएगा, इधर इसको अगर पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पर आपका बचेगा क्या, उधर क्या बचेगा, जाकर सिंपल सा है, सब कट पिट जाएगा। 25 बटे यहाँ पर क्या बचेगा 10 बचेगा। अब 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की 2 आ जाएगी, तो 5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा था। 35 कहता है कि जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसको x मान लेते हैं, तो मान लीजिए वह संख्या x है, तो x संख्या है वह वाली। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है एक संख्या के 60%, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, ठीक है, 60/100 हो जाएगा नीचे। अब उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि 60 घटाया भी जा रहा है।
अब यहाँ पे इक्वल टू 60 हो जाएगा क्योंकि परिणाम 60 आता है। इक्वेशन आपकी रेडी है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे पूरी इक्वेशन को तो आपका 200 राइट आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ही आपको बनानी होती है इस प्रश्नों में और आपका आंसर जो है वो आपका 200 आ जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं, वो किस तरीके से आएंगे। तो 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। तो यहाँ पे जो कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है, तो यहाँ पे 36 के अगर ध्यान से देखिए इसको डी हो जाए, इसको कहते हैं मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध होती है, वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि रित का विलोम क्या होता है। तो रित का जो विलोम होता है गाइज 37 का वो हो जाएगा आपका बी यानी कि अनिरुद्ध हो जाएगा। रित का विलोम जो होता है वो अनिरुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। तो सबसे सटीक और सार्थक वाक्य जो है गाइज इसमें अगर देखें ऑप्शन नंबर डी की संघर्ष मनुष्य को निखारता है, यही तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल। तो संघर्ष मनुष्य को निखारता है, यही हो जाएगा। कि हाँ बाकी देखें तो कहीं ना कहीं ये ग्रामेटिकली एरर है, गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 29 कहता है आपको, ये तो बहुत ही फेमस है, इससे फेमस क्वेश्चन हिंदी में मुझे लगता कुछ है ही नहीं। तो कवि का जो स्त्रीलिंग क्या होगा। अब यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, कवि क्यों पूछता है इस कवित्री लिखा कैसे जाएगा, तो ये यहाँ पे मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है कवित्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस तरीके से लिखा जाएगा। वर्तमान में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते। 40 कहता है कि दूसरों को दोष देखने वालों को क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो 40 में दूसरों को दोष देखने वाले को जो कहा जाता है वो कहा जाता है छिंद्रावंशी। तो छिंद्रावंशी कहा जाता है जो दूसरों के दोष देखता है, अपने नहीं देखता है। अब यहाँ पे 40 पसंद कर लिए। अब हमारा क्या आएगा, हिंदी के पैसेज आएंगे। तो हिंदी के पैसेज कितने आने हैं आपको पता है, 10 नंबर का आना है, 2 पैसेज आने हैं 5-5 के। तो गाइज अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका एक पैसेज है, उसके बाद यहाँ पर आपका अगला ये पैसेज है। तो गाइज पैसेज तो आपके 10 में 10 बिल्कुल सही हो जाएंगे, 10 में 10 आप कर लेंगे। तो इन पैसेज को करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको स्किप ही कर देते हैं। तो मैं भी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ इसको, आप जो है PDF से कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए यार पैसेज कौन सॉल्व करता है भैया प्रैक्टिस सेट में, पैसेज तो आप आराम से वहाँ पे कर लेंगे, इतना ईजी आता है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैसेज के हमने स्किप कर दिए 10 नंबर के, आप अपने में जोड़ लीजिएगा, 10 आपके करके आएंगे श्योर, इतना तो कन्फर्म है अपने स्टूडेंट पे। अब यहाँ पे अगला देखिए 51 कहता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। 5 प्रश्न आपके किस चीज़ के आने हैं, आपके इंग्लिश के आने हैं। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो 51 का यहाँ पे देखिए कहता है कि रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो आपने अगर थोड़ा सा भी इसको एक्टिव वॉइस में पढ़ा तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो 51 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि आ लेटर इज रिटन टू हिम बाय रीता एवरीडे। अब यहाँ पे एक प्रश्न इससे हो गया। अब 4 प्रश्न क्या हैं, 4 प्रश्न आपको पैसेज से आएंगे। तो इसका पैसेज आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये पैसेज है। तो क्या कहता है कि आ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इन द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस एंड टू रिजर्व मोर सीट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरीके का पैसेज है। पैसेज आप आराम से पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। तो गाइस इस पैसेज को उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो गाइस अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न जो कहते हैं आपको बहुत ही आसान से आएंगे क्योंकि इस पैसेज के प्रश्न जो हैं बहुत ही आसानी रहते हैं इंग्लिश के भी पैसेज की। तो कहता है कि व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशंस। तो यहाँ पे 52 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला यानी कि सेलेक्टिव एडमिशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 53 कहता है कि मैनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर। तो यहाँ पे देखिए मैनी ऑफ द न्यू कॉलेज बोला कि बहुत सारे जो नए नए कॉलेज हैं वो क्या हैं, वो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर, यानी कि सिर्फ फैक्ट्रीज हैं डिग्री देने के लिए, बाकी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि हाउ कैन टीचर ब्रश अप दियर नॉलेज। तो कहता है कि टीचर किस तरीके से अपनी नॉलेज को ब्रश अप करते हैं। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाय अरेंजिंग रिफ्रेश कोर्सेस। तो यहाँ पे अगर कोर्स आपको कंप्लीट कराते हैं तो वो लोग अपनी नॉलेज को यहाँ पे ब्रश अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर जो 55 कहता है कि द ऑथर इज इन फेवर ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशन। तो यहाँ पे कहता है 55 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए यानी कि ओनली व्हेन डिग्री आर डी लिंक्ड फ्रॉम जॉब, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंग्लिश के 5 प्रश्न कर लिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपके लिए रीजनिंग के 5 प्रश्न आने हैं। तो पूरा पेपर मैं कराऊंगा, आपको ने बोला है तो यहाँ पे पूरा कराऊंगा। तो 56 में कहता है रीजनिंग में किस तरीके से क्या करें, इसको अरेंज करना है, कब क्या होगा। तो 56 में अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो आप अगर सबसे पहले देखें गाय होगी, उसके बाद क्या होगा वो घास खाएगी, फिर क्या होगा वो दूध देगी, फिर यहाँ पे क्या होगा दही बनेगा, उसके बाद यहाँ पे मक्खन बनेगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहला ही हो जाएगा यानी कि सबसे पहले गाय है,
फिर यहाँ पे घास खाएगी, फिर वो दूध देगी, फिर दही बनेगा, फिर मक्खन बनेगा। तो ये सीक्वेंस इसको फॉलो करेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो क्या कहता है। 57 कहता है कि पी क्यू आर एस और टी की अलग अलग लंबाइयाँ हैं, आर टी से लंबा है। तो क्या कहता है कि आर जो है वो टी से लंबा है। अब यहाँ पे किस तरीके से आर जो है वो टी से लंबा है। अब क्या कहता है आगे कि परंतु पी से जो है वो छोटा है, तो पी से छोटा है तो पी यहाँ पे इससे बड़ा हो जाएगा। अब कहता है कि एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। अब दूसरा इक्वेशन देखें तो यहाँ पे कहता है एस जो है वो क्यू से लंबा है, तो क्या हो जाएगा, एस जो है क्यू से लंबा है, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ कहता है परंतु टी से छोटा है, तो यहाँ पे टी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एस टी से छोटा है तो टी एस से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके अगर देखें तो क्या आएगा, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो गाइस इनमें से सबसे लंबा जो है वो आपका पी हो जाएगा। पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर टी जो है वो बड़ा है एस से। तो एस से यहाँ पे सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्यू भी नहीं बड़ा होता, तो यहाँ पे पी तो आर से टी से बड़ा है ही है, तो यहाँ पे पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। तो गाइस ये आपका एक क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप से, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप करिएगा और इसका आंसर बताइएगा। इस प्रैक्टिस सेट का ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि ए को रिलेट किया गया है 525 से, यहाँ पे 3 है 27 से, 2 है 8 से, 4 है 32 से। तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 32 दिया हुआ, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 60, लास्ट क्वेश्चन जो है 60 वाला, उसमें क्या है, उसमें आपको एक कथन है और दूसरा बी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यूपी के एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर पिछले कई एग्जाम देखें तो उसमें आपको कथन और यहाँ पे कार्यवाही के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो पहला कथन कहता है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि मिली है। तो यहाँ पे कथन और कथन बी के बारे में जो निष्कर्ष क्या है वो यहाँ पे पहले देखें। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका प्रभाव है, तभी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कथन बी था वो कारण बन जाएगा और कथन जो ए है वो प्रभाव हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके 20% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 50 नंबर का जीएस का सेक्शन इसमें बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है अच्छी रैंक लाने में। तो कहता है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर एक एम्स ने कायाकल्प पुरस्कार जीता है लगातार तीसरी बार। तो 61 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, यानी कि भुवनेश्वर एम्स ने ऐसा कारनामा किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 62 कहता है कि कोना कोना उम्मीद कैंपेन की शुरुआत किस बैंक के द्वारा करी गई है। तो एक यहाँ पे बैंक है जिसका नाम जिसके द्वारा शुरुआत करी गई है कोना कोना कैंपेन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने इस कैंपेन को चालू किया था जिसका नाम है कोना कोना उम्मीद कैंपेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कहता है कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया है। तो इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर तो हिमाचल प्रदेश है बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नादौन है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है गाइस, तो ये इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा फाइनली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है कि किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख MS नरवणे को मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे देखिए एक आपके भारतीय सेना प्रमुख थे ये पहले MM नरवणे, तो इनको एक मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया। वो किस देश का है। तो गाइस यहाँ पे अगर 64 में अगर देखें तो आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल का एक यहाँ पर जनरल पद है, उससे इनको सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवी योजना की घोषणा करी है। तो 65 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन संजीवी योजना की जो घोषणा करी गई है 65 का वो हो जाएगा बी, यानी कि असम के द्वारा, असम सरकार के द्वारा यहाँ पे जो अभी यहाँ पे देखें कि बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में, तो वो भी याद रखेगा। तो पर्यटन संजीवनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 66 कहता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 66 का वो हो जाएगा आपका 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 67 है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे 67 में देखें तो कहता है पासेक्स 3
युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो पैसेज 3 जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में संपन्न हुआ। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 68 कहता है, 68 कहता है कि स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्वच्छ रेलवे मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो 68 का हो जाएगा सी, यानी कि बाबा रामदेव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 69 कहता है कि कागज़ की नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कागज़ की नाव पुस्तक के जो लेखक हैं उसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुब्रत राय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री भगवान सिंह को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्नों की ओर चलें तो अगले जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए इनको ले लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गाइस एक नृत्य है मोहिनी अट्टम, वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा केरला, यानी कि केरला से संबंधित है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सभी को इसका राइट आंसर पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो ये बहुत ही एसएससी का बहुत फेमस प्रश्न है कि अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अ सूटेबल बॉय जो पुस्तक के लेखक है गाइस वो यहाँ पर कौन है? वो है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ ने लिखी है अ सूटेबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 74 में देखें गई जो सबसे पहले यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इनको दिया गया था सबसे पहले जो 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक के द्वारा बनाए गए जो गहरे लाल रंग के हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पर ये बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का प्रश्न है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में नामित किए जाते हैं सदस्य वो हो जाएंगे आपके 76 का राइट आंसर सी, यानी कि 12 सदस्यों को नामित किया जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइस राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है वो है 77 का यहाँ पर 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितनी है वो है 25 वर्ष। इन दोनों को याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यसभा देखिए जो आपका उच्च सदन है इसलिए इसमें 30 वर्ष रखा गया है, अब यहाँ पे निचला सदन है तो इसमें 25 वर्ष। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो 78 में कहता है रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा डी, यानी कि श्री जेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो ये कहता है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता, तो वो हो जाएगा यहाँ पर गोवा, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं। तो कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया वो है जहीर अब्बास, जहीर अब्बास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो गाइस यहाँ पे हमने 80% कर लिए। अब चलिए देखते हैं कि आपका डीआई का सेक्शन बचा है, 20% आपके ग्राफ और तालिका के बच्चे हैं, उनको भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस ग्राफ में सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको आएगा, वहाँ पर वो आएगा पाई चार्ट का। तो पाई चार्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लीजिए। एक आपको इस तरीके का दिया होगा, ये जो पाई चार्ट दिया गया है उसमें वो लगे है एक गांव की पूरी भूमि को दिखाया गया है। तो गाइस बता दूं कि जो पूरा एरिया होता है ये 360 डिग्री का होता है, इस तरीके का होता है। और इसमें आपको यहाँ पे देखिए चावल का 72 डिग्री है, गेहूँ का 72 डिग्री है, मक्का, इस तरीके से सब बटे हुए हैं। अब इसका अगर यहाँ पे पहला प्रश्न देखें तो पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था तो चावल तथा जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र जो है वो कितना होगा करोड़ों में, यानी एकड़ों में पूछा हुआ है। तो गाइस देखिए जो बाजरा का अंतर्गत कुल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाजरा जो 18 डिग्री के बराबर है, तो 18 डिग्री जो बराबर है वो किसके बराबर है, 300 एकड़ के बराबर है। अब बोल रहा है कि चावल तथा जौ को मिलाकर के कितना क्षेत्र होगा जाके, तो चावल पे अगर नज़र डालते हैं तो देखिए 72 है,
72 है, मतलब क्या है 18 जो है 300 के बराबर है। और यहाँ पे जो 18 चक्कू 4 से मल्टीपल करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 चक्कू जो 72 है ये किसके बराबर है, ये आपका 1200 के बराबर है। ठीक है, 1200 के बराबर है। अब यहाँ पे बोला गया है जौ को भी इसमें मिलाना है। तो जौ कितना है, जौ आपका जो है मात्र 36 है। और 18 आपका पता है 300 है, तो 36 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 600। अब इन दोनों को मिलाना है, तो अब जौ और चावल को मिला देंगे तो क्या होगा, 12 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे में देखिए पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको यहाँ पर देखिए साइड में लगा देता हूँ ताकि आपको चार्ट बाकायदा लगातार दिखता रहे। तो किन 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के 50% से अधिक का योगदान करता है। तो देखिए जो 100% है वो कितने के बराबर है, वो आपका 360 डिग्री के बराबर है, मैंने आपको पहले बताया। तो 100% 360 डिग्री के बराबर है। अब क्या बोला, 50% जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा 180 डिग्री के बराबर। अब यही चीज़ तो उसमें पूछा गया है कि 50% से अधिक योगदान किसका है। तो गाइस अगर यहाँ पे अपने पाई चार्ट में देखें तो गेहूं जो है, चावल है और मक्का है। गेहूं, चावल और मक्का यानी कि ऑप्शन पहला देख लेते हैं। तो गेहूं कितना है, 72% है। चावल कितना है, 72 है। और यहाँ पर मक्का जो है 45। तो इनको यहाँ पर अगर देखें तो ये टोटल बैठता है 189 का। और ये जो है 189 ज़्यादा होगा 180 से, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा बोल रहा है इसमें आप क्वेश्चन में। तो जो उसका पहला वाला आंसर है वही सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो गेहूं, चावल और मक्का मिला करके आपका बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है 63 में पूछा है कि चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भूमि का अनुपात कितना है। तो चावल का कितना दिया हुआ, 72 डिग्री दिया है, तो इसका अनुपात कर लेंगे। और यहाँ पर कितना दिया है किस चीज़ का, जौ का कितना दिया है, जौ का हमने देखा कि 36 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको काट देंगे तो आपका जो अनुपात आएगा 36 गुना 72 आएगा, 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 64 है, 64 में पूछा गया है कि यदि आप मैप में आप देखते रहिएगा, ये जो पाई चार्ट यहाँ पर है आपका, यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो नए वृत्तारेख में गेहूं का संगत कोण क्या होगा। तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है वो यहाँ पर बता देता हूँ। क्योंकि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का जो है 10% गेहूँ है और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो इसको जो है किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इस तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 76.8 डिग्री। पर क्वेश्चन नंबर अगर 65 देखिए तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना हो और ज्वार की उपज बाजरा की उपज से 2 गुना हो, तो चावल और बाजरा के प्रति एकड़ लब्धि के बीच अनुपात क्या होगा। तो गाइस इसको देखिए किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाजरा को मान लेंगे x है, x टन इसका उत्पादन होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x किसको मान लेंगे, वो मान लेंगे ज्वार को, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 गुना दिया हुआ है। तो 2x ये हो जाएगा और यहाँ पर x ये हो गया। अब क्या है, आपकी टन जो चावल की उपज है उसको 10x कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए 10x इसकी वैल्यू हो जाएगी। टन चावल की जो उपज है वो 10x हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अभीष्ट अनुपात ज्ञात करने के लिए 10x/72, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 72 डिग्री दिया हुआ है, और x/18 कर देंगे। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए काट पीट के, तो 5:2 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 का ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला एक दंडा आरेख पर आधारित है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बोला गया है कि नीचे दिए गए स्तंभ में एक मोबाइल निर्माता कंपनी 2007 से 2008 के विभिन्न मॉडलों के मोबाइल के प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया है। वर्ष 2007 में मोबाइल फ़ोनों का कुल उत्पादन 35 लाख था और 2008 में 44 लाख था। तो इस आरेख के हिसाब से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पूरा आपको डिटेल बता दी गई। तो ये जो आपका आरेख है ये देख सकते हैं। तो इस आरेख के हिसाब से हमको उत्तर देना है। तो पहला जो है 2007 का है और दूसरा जो है 2008 का है। यहाँ पर वैल्यू भी देख सकते हैं, ए की इस तरीके की वैल्यू दी हुई है और बी की यहाँ पर दी हुई है वैल्यू। अब इसी वैल्यू के हिसाब से हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए डंडा रेख से और पाई चार्ट से आपका प्रश्न जरूर आएगा, कि 2 ग्राफ है और 2 तालिकाएं हैं आपकी, इसमें पूरा 20 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है। तब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो यहाँ पर हम देखें और आपको यहाँ पे ग्राफ हम लगा देंगे ताकि आपको ग्राफ लगातार दिखता रहे।
तो यहाँ पे देखिए 66 क्या है कि वर्ष 2007 में निर्मित ए, बी तथा ई मॉडल में मोबाइल की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे 66 जो हो जाएगा, वहाँ पे बोला गया है कि कुल संख्या कितनी है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ में देखें आप तो क्या दिख रहा है कि इसकी जो ए है उसमें क्या होगा 35 × 30 अपॉन 100 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आप संख्या निकाल रहे हैं। तो इसको क्या करें 35 × 15 इसको कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 35 × 15 और यहाँ पर इसको 100 कर देंगे, यानी कि दोनों की वैल्यू जो लास्ट वाले सेम है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 35/100 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब में है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 + 15 ये हो गया अब आपका। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो पूरी 60 वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू इसकी 60 हो जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको करना है 35 तो आपने कॉमन लिया ही था, अब यहाँ पे बट्टा 100 कर दीजिए। अब आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो 21 लाख यहाँ से आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे। अब 21 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, 67 में क्या बोला गया है। तो 67 में बोला गया है कि वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। तो 67 का देखिए यहाँ पर जो ग्राफ से ही साफ पता चल रहा है कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी जो ग्राफ आप देख सकते हैं, ए और बी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, इसमें आपको देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ए और बी का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में है कि वर्ष 2007-2008 में निर्मित बी प्रकार के मोबाइलों की संख्या में कितना अंतर था। तो 2007 और 2008 में अगर बी प्रकार के मोबाइलों को देखें तो उसमें कितना अंतर था, इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 44 इंटू, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली सबकी निकालेंगे, तो 44 इंटू यहाँ पे 20 कर देंगे, 100 कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम अंतर निकाल लें ना। अंतर क्या मतलब होता है, माइनस करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा, 355 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगी। तो अगर इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 355 लाख। 355 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा 355,000 हो जाएगा। अब 69 में क्या है कि यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता तो वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइलों का उत्पादन यहाँ पर कितना होता जाके। तो 69 में यहाँ पे देखिए सिंपल सा करना क्या है, उत्पादन निकालना है। तो उत्पादन के लिए क्या करेंगे, 44 इंटू 30 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या 30 कर देंगे बटा 100 कर देंगे। अब आपका इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी 132 ये वाली आ जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपका जो 4 प्रश्न इस हाँ जी 4 प्रश्न हमने इसके कर लिए हैं। तो 4 ही प्रश्न इस आपके ग्राफ से पूछे गए थे। अब अगले ग्राफ की ओर देखते हैं। तो एक यहाँ पर और देख लेते हैं पाई चार्ट। तो इसमें बोला गया है कि एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय की गई धनराशि की बचत की प्रतिशत निकालना है। तो बचत 15% है, भोजन 23% है, वस्त्र 10% है, आवास 15%, बच्चों की शिक्षा 12% है। ये सारी वैल्यू आप इसमें आराम से देख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो पहला प्रश्न है उसको यहाँ पर हम देखें। तो 61 में बोला गया है कि यदि 2009 में परिवार की कुल आय 15 ठीक है ये रही है 1,50,000 रही है, तो आवास तथा परिवहन पर किए गए व्ययों का अंतर क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखिए आवास तथा परिवहन जो है आप इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। आवास जो 15% है और परिवहन जो है वो आपका कितना है, वो है 5%। तो इसमें अंतर पूछा है, 5 का माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, जो 1,50,000 है इसमें से सिर्फ आपको 10% ही निकाल देना है। 10% जैसे निकालेंगे तो आपका 15,000 राइट आंसर आ जाएगा, 15,000। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 62 कहता है, इसमें कहता है कि परिवार द्वारा किस मद पर भोजन के सिवा सर्वाधिक व्यय किया गया। तो भोजन के अलावा किस पे और सर्वाधिक जो व्यय किया गया है वो देख लीजिए। तो वो कहाँ पे, आप इसी में देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो अन्य जो है वो 20% है। इसी ग्राफ में देखिए अन्य पे जो है 20% है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य इसका यानी कि 62 का सी हो जाएगा। कभी कभी इतने आसान भी पूछेगा, ग्राफ ज़्यादा कठिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है अगला 63 बोला गया है कि परिवार की बचत किस मद पर किए गए व्यय के बराबर रही है। तो परिवार की बचत जो है
वो किसके व्यय के बराबर रही है। तो 63 में देखें तो प्रश्नानुसार आवास का देखें 15% है और बचत का 15% है। तो आप ग्राफ में देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 63 का हो जाएगा बी, यानी कि आवास, क्योंकि आवास और यहाँ पर बचत है वो दोनों 15% है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान ग्राफ के प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में देखें तो बोला गया है कि वस्त्र, बच्चों की शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको परसेंटेज निकालना है कि वस्त्र, बच्चों और शिक्षा तथा परिवहन पर किए गए कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे कि 64 में देखिए प्रश्नानुसार जो बोला गया है कि आपका वस्त्र कितना है 10 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर 5 है। अब क्या है ये पूरा टोटल 27% बनना है भाई। अगर इस तरीके से देखें तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, कुल व्यय की परसेंटेज ही तो पूछा है, वैल्यू तो पूछी नहीं है। तो सबको जोड़ करके यहाँ पर निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 65 है इसका, जिस ग्राफ का लास्ट प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि यदि परिवार की कुल आय 1,50,000 रही हो तो भोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई। भोजन पे कितनी धनराशि करी गई है ये तो आपको पता है, सिर्फ 23%। तो क्या करेंगे 1,50,000 का 23% निकाल लीजिए। 23% तो आप जानते हैं किस तरीके से निकालना है। अब जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 34500, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा ये आपका था पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका बहुत ही आसान ग्राफ था, इसको आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। अगला डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें आप देखें डंडा आरेख तरीके का है। तो इसमें बोला गया है कि जो आपका काले से डिनोट किया गया है वह कोयले की खानों में मारे गए व्यक्ति हैं और औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए हुए हैं वाइट में। अब इसमें देखिए वार्षिक परीक्षा का परिणाम प्रतिशत में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे परीक्षा पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो अब इसके हिसाब से नीचे देखें प्रश्न 2006, 2007, 2008, 2009 का 4 वर्षों का इसमें दिया हुआ है, आपका पूरा का पूरा डिटेल दी हुई है। तो अब इसको आप ग्राफ को देखते रहिएगा, ये डंडा आरेख, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की कितने परसेंट थी। तो यहाँ पे आरेख जब देखेंगे तो देखिए अभिष्ट प्रतिशत जो कितना है वो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 300 बटे 1200, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो निकालनी है गुणे 100 कर देंगे, आपकी संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब 67 में देखें तो 67 में बोला गया है कि किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले के खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी। तो सबसे कम जो संख्या थी वो कब थी, वो तो आपको सिर्फ आरेख से ही दिख रहा है। यानी कि अगर 2009 का आरेख देखें तो उसमें क्या है 800 है संख्या और उसमें जो है 200 है। तो 800 200 क्या हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2009 के ग्राफ में आपको दिख रहा होगा साफ साफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 में देखिए तो 68 क्या कहता है, किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर औद्योगिक दुर्घटनाओं के मरने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है सबसे अधिक थी। तो 68 क्या कहता है, 68 का यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको ग्राफ देख करके ही आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे 68 में देखिए बोला गया है सर्वाधिक संख्या जो इसमें सबसे अधिक थी। तो 68 का राइट आंसर ए हो जाएगी। नहीं 2006 को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो 1200 है औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाली संख्या जो 1200 है, इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 2006 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं 69 में, किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वालों को छोड़कर कोयले की खानों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कम थी। अब इसको भी आप डंडा आरेख से आराम से देख सकते हैं, सिर्फ क्या है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो 150 लोग मरे हुए थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए औसत पूछा है, बस ज़्यादा टफ नहीं है। तो 70 में क्या बोला कि औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए हैं। तो औसत आपको निकालना है। औसत क्या करेंगे, सभी को आप क्या करना है जोड़ देना है। तो जैसे आपका 1500 है, उसके बाद यहाँ पर 1050, उसके बाद क्या करेंगे 1300, उसके बाद 1000। अब इन सबको जोड़ करके औसत क्या होता है 4, आपको ईयर का पूछा गया है तो 4 से इसको डिवाइड करिए। तो जो आपका जाएगा 12,12,5, ठीक है 12,12,5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे आराम।